डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिरवाणी क्लासेस। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बायोस्फीयर, जिसे आप बोलते हैं हिंदी में जैव मंडल। तो जैव मंडल क्या है? इन शॉर्ट हम बात करें, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइफ सपोर्टिंग स्टेटम। स्टेटम मीन्स एक स्तर कि पृथ्वी की सतह का एक ऐसा लाइफ सपोर्टिंग स्तर बायोस्फीयर कहलाता है, जो कि एक्सटेंड करता है पृथ्वी के सरफेस से कुछ किलोमीटर ऊपर, कुछ किलोमीटर नीचे ओशन में। बेसिकली अगर इसको समझना चाहें तो आप ये इससे समझ सकते हैं कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर आपको जीव जगत मिलता है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह से ऊपर कुछ किलोमीटर तक का एरिया, और पृथ्वी की सतह के नीचे ओशन साइड में, ओशन सरफेस तक का एरिया, वो पूरा पूरा किसमें अपन काउंट करते हैं? वो हम काउंट करते हैं बायोस्फीयर में। बस यहीं पे वो लाइन लिखी हुई है कि लाइफ सपोर्टिंग स्टेटम ऑफ अर्थ सरफेस क्या है? बायोस्फीयर है। साथ ही कहता है कि बायोस्फीयर इज रिलेटिवली थिन, एक्सटेंडिंग फ्रॉम फ्यू किलोमीटर इनटू एटमॉस्फेयर टू डीप सी वेंट ऑफ द ओशन। इसके साथ ही एक चीज और जो उसने बोली हुई है वो ये कह रहा है कि द बायोस्फीयर इज ग्लोबल इकोसिस्टम। तो बायोस्फीयर क्या है? बेसिकली इकोसिस्टम है कि जब भी हम इकोसिस्टम भी पढ़ रहे होते हैं या इकोलॉजी हम पढ़ रहे होते हैं, तब भी हम बात कर किसके बारे में करते हैं? जैव विविधता के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे होते हैं अपने फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में बात कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें जो है, इन सब में हमें एक चीज देखने को मिलती है, हम बायोटेक और बायोटेक कंपोनेंट की बात करते हैं। तो सेम चीज अपन बायोस्फीयर में भी लागू करते हैं कि बायोस्फीयर क्या है कि ग्लोबल इकोसिस्टम है, जिसमें बायोटा, जिसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित जो जीव है उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, साथ ही अब जो अबायोटिक जो फैक्टर्स हैं, जिसे हम नॉन लिविंग बींग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, इनको मिलाकर के जो पूरा पूरा इकोसिस्टम बनता है, ग्लोबल इकोसिस्टम बनता है, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। वही पूरा का पूरा जो सिस्टम है, बेसिकली पूरे सिस्टम से एनर्जी डिराइव कर रहा होता है, एनर्जी ले रहा होता है और अपने न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति कर रहा होता है। तो ये पूरा अपना क्या है? बायोस्फीयर है। यहाँ पे जो हम बात करना चाहे थे, सर मैंने बताया आपको भी कि अगर हम पृथ्वी के सरफेस की बात करें तो यही मैं आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि ये तो अपना एक जियोस्फीयर वाली कंडीशन है, जहाँ हम ये देखते हैं कि पृथ्वी का पूरा जो भूतल है, पृथ्वी का जो भौगोलिक स्तर है, यहाँ पे हम जो पृथ्वी का सरफेस की हम बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे सॉलिड एरिया की बात कर रहे होते हैं, वो तो अपना क्या कहलाता है? जियोस्फीयर कहलाता है। इस जियोस्फीयर में ही जहां भी आपको जीव जगत देखने को मिल रहा है या प्राणी देखने को मिल रहे हैं, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर की हम बात करना भी चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये पृथ्वी के इस तल से स्टार्ट हो रहा है, पृथ्वी के सरफेस से स्टार्ट हुआ और पृथ्वी के सरफेस से एटमॉस्फेयर के कुछ ऊंचाई तक इसकी एक लिमिट है। ठीक वैसे ही ओशन साइड में जाएं तो ओशन साइड में भी अपनी एक लिमिट है, जहां हम कह सकते हैं कि पृथ्वी तो ओशन का जो अपना सरफेस एरिया है, वहां तक अपने को देखने को मिलता है। मोटा मोटा जैसे मैंने आपसे भी कहा कि जहां भी हमें जीव जगत मिलता है उसे हम बायोस्फीयर की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पे एक चीज जो आप समझ सकते हैं वो ये कि बायोस्फीयर की जो लिमिट है वो एटमॉस्फेयर से थोड़ी छोटी मानी जा रही है, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि ऊपर की साइड में आपको एटमॉस्फेयर तो मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर जीव या प्राणी या हम ये कहें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाए। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे जानना होगा। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ये कैसा है, एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, या हम ये कहें कि पूरा पूरा जहाँ भी हमें जीव जगत देखने को मिलता है वो है। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं कि हम अपन जो बायोस्फीयर में हम जैसे हम काउंट करते हैं, उन सब में हम लोग किस चीज को काउंट कर सकते हैं? तो हम लोग काउंट कर सकते हैं अपने प्लांट्स को, जितने भी इंसेक्ट्स का जो जीव जगत है वो, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा जो जीव है, उन सबको हम जो काउंट करते हैं। बेसिकली पूरा पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना बायोस्फीयर में आता है। तो ये जो बायोस्फीयर की हमने बात की, इसके बाद अपन जब देख रहे हैं, हमने पहले ही जैसे हम बात चर्चा अपने पहले की वीडियो में कर चुके हैं, हम ये देख चुके हैं, हम पाते हैं कि आज की स्थिति में जब मानव अपने डेवलपमेंट को आगे लेके जा रहा है, इस पूरे क्रम में जो बाकी की जो जीव जगत है उनके जो एग्जिस्टेंस है उस पर प्रॉब्लम आ रही है, या उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है, वो डेंजर में है। तो इस सब चीज को देखते हुए यूनेस्को ने अपना एक रिजर्व नेटवर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1971 में। तो उस रिजर्व नेटवर्क में ये रखा गया था कि हम ऐसे पूरे के पूरे जैव मंडल को एक रिजर्व एरिया में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पर
ना केवल जीव जगत बल्कि जो वहां पर रहने वाले जो इंसान हैं उनका भी डेवलपमेंट हो। इसके दो फायदे, पहला कि आपका जो प्राणी जगत है वो प्रिजर्व रहेगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ये प्रोटेक्टेड प्रोग्राम था तो ये प्रोटेक्ट रहेगा। साथ ही वहाँ की जो आदिवासी हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनका जो कल्चरल स्टेटस है उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो एक को एग्जिस्टेंस वाली बात उन्होंने रखी थी। ये प्रोग्राम बेसिकली मैं वापस से कह रहा हूँ, ये शुरू किया गया था यूनेस्को द्वारा 1971 में। इसी के तहत जितने भी विश्व के देश हैं उन सब ने अपने अपने यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाना शुरू किया। ओके, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स बनना शुरू हुए, ठीक इसी क्रम में भारत ने भी अपने यहाँ अलग अलग राज्यों में बायोस्फीयर रिजर्व बनाए। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, मैं जैसे कह चुका हूँ कि यूनेस्को के जो नेटवर्क प्रोग्राम था उसके तहत बनाए गए। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम के साथ में एक और योजना शुरू हुई थी, एक और प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसे हम बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। जितने भी कंट्री हैं उन कंट्रीज के द्वारा जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं उनको मैन एंड बायोस्फीयर MAB मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है उसकी जो कमेटी है उसको अप्रूवल भेजा जाता है और उसका जब अप्रूवल मिल जाता है तब वो बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे नॉमिनेट होता है, हम ये कहें कि उसे हम नोटिफाई करते हैं। क्लियर? भारत ने अपना सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है, 3 स्टेट में फैला हुआ है। और ऐसे नोटिफाई किया था इंडिया ने 1986 में। यहाँ पर एक बात तो बताता चलूँ मैं कि कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व जब हमारा देश इसको नोटिफाई करने जा रहा होता है तो इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले जो स्टेट जहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व बनने वाला है या बनाया जाने वाला है वहाँ के जो राज्य हैं उसका पूरा पूरा एक खाका तैयार करते हैं और मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी है उसको भेज दिया जाता है। ये जो MAB कमेटी है ये इसको अप्रूवल देती है और अप्रूवल के बाद इसका फिर नोटिफिकेशन निकलता है, तब जाकर के ये बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में नोटिफाई होता है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेट ने बोला और आपने वहां पे कर दिया। इसकी चीज साथ में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो ये कि ये केवल राज्य की स्कीम नहीं है, या नहीं ऐसा नहीं है कि जो राज्य हैं वो अपने यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व बनाने जा रहे हैं तो उन्होंने वहां उसको जो नोटिफाई किया और बन गया। इसमें केंद्र सरकार का भी अपना अपना योगदान है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। अब केंद्र सरकार का योगदान कितना होता है और राज्य सरकार का योगदान कितना होता है, तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अपनी है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनमें अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है तो उसमें केंद्र सरकार जो सहायता राशि, या हम ये कहें कि उसका जो प्रपोर्शन में जो अपने सहायता देती है वो होता है 90:10 का। मतलब 90% जो पैसा खर्च करेगी वो केंद्र सरकार करेगी और बाकी का 10% जो खर्च करेगी वो राज्य सरकार करेगी। अगर बाकी के ठीक वैसे ही सेम कंडीशन है हिमालय क्षेत्र की। हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तो जो केंद्र सरकार का राज्य सरकार का जो रेशो है ऐसा जो खर्च करने का बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने के लिए वो है 90:10 का। अगर बाकी स्टेट्स में भी अगर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाना है या नोटिफाई किया जाना है तो उसमें केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है वो होता है 60:40 का। मतलब 60% जो पैसा खर्च करेगा वो केंद्र सरकार करेगी और बाकी का जो रिमेनिंग 40% है वो कौन करेगा, वो राज्य सरकार करेगा। क्लियर? तो जो हिली एरियाज हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसमें जो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी है वो 90:10 की है और बाकी रिमेनिंग जो स्टेट्स हैं उनमें जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए जो हिस्सेदारी है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, वो कितनी है, 60:40 की। तो अब तक की हम बात रखी हमने कि 1986 में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत ने अपने यहाँ नोटिफाई किया था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका टोटल एरिया कितना है, 5520 वर्ग किलोमीटर, और ये 3 स्टेट में फैला हुआ था। क्लियर? इसके अलावा मैं बात करें कि अब तक कितने बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है जो कि इंडिया ने इनको नोटिफाई किया हुआ है, तो ये है 18। अब तक कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में नोटिफाई हो चुके हैं। वो कौन कौन से हैं जल्दी से इसका अपन ले लेते हैं। हालांकि आपके सामने जो स्क्रीन पे दिए हुए हैं आप समझ लेंगे उनका कितना कितना एरिया है, कितना कब उनको नोटिफाई किया गया, कहाँ पर उनको मेंशन किया गया, किस स्टेट में ये है। तो पहला तो नीलगिरी हो गया। सेकंड है अपना नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या बायोस्फीयर रिजर्व, ये उत्तराखंड में है।
और 1988 में इसको नोटिफाई किया गया था। थर्ड है मन्नार, जो कि तमिलनाडु में है। नोक्रेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मेघालय में है, इसको 1988 में ही नोटिफाई किया गया था। सुंदरवन, ये अपने मैंग्रोव वन जो अपन जहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है वही सुंदरवन है, और ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे आप ये भी जानते हैं कि सबसे बड़ा जो मैंग्रोव जो एरिया है वो कहाँ मिलता है, हमें सुंदरवन में देखने को मिलता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मानस बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ पर है, असम में है। इसे 1989 में जो है नोटिफाई किया गया था। सिमलीपाल उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। पचमणी मध्य प्रदेश में है, इसे 1999 में नोटिफाई किया गया था। अचन कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी दो स्टेट में एक्सटेंड करता है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो सबसे पहले जब ये इनका डिवीजन नहीं हुआ था तो पूरा पूरा एरिया ये मध्य प्रदेश में ही था। बाद में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया और दो स्टेट फॉर्मेशन में आई है। फिलहाल अपन मानते हैं कि दो स्टेट में ये है। और इसके बाद 11वां नंबर का जो है कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व, ये गुजरात में है। 2008 में इसको नोटिफाई किया गया था। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग जो बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये शीत मरुस्थलीय बायोस्फीयर रिजर्व है। हम हॉट डेजर्ट जो राजस्थान में है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कोल्ड डेजर्ट के बारे में। और कोल्ड डेजर्ट में भी हम बात तिब्बत में या फिर अपना लद्दाख में जो कोल्ड डेजर्ट है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम उस कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहे हैं बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इसे 2009 में नोटिफाई किया गया था। कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो सिक्किम में है। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु, ये भी दो स्टेट में जो एक्सटेंशन इसका है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत की जो मेन लैंड है उससे थोड़ा हट के हम बात करें, जो अपना आइलैंड एरिया है वहां पर ये माना जाता है। डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है, ये असम में है। तो जस्ट ऊपर हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी असम का जो बायोस्फीयर रिजर्व था मानस, और इसके बाद दूसरा ही आया डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी असम में है। 17 नंबर का जो शेषचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बेसिकली शेषचलम पहाड़ियों के नाम पे रखा गया है, पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, और इसे 2010 में नोटिफाई किया गया था। और 18वां, जैसे मैंने आपसे कहा था 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, तो 18वां जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो ये अपने कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि भारत में है। इसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये तो उसके जितने भी अपने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये एक चीज और जानने लायक है कि जो IUCN कैटेगरी की 5 नंबर की जो कैटेगरी है, IUCN की कैटेगरी 5 है, उसमें इन सबको नोटिफाई किया हुआ है। तो पहली जो मैंने बात बताई थी, ये MAB जो कमेटी है उसके अप्रूवल के बाद बनते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये IUCN की कैटेगरी 5 के अंतर्गत इनको जो है नोटिफाई किया जाता है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा जो यूनेस्को का जो रिजर्व नेटवर्क प्रोग्राम है उसके अंतर्गत क्या 18 के 18 भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन है कि भारत में 18 है, लेकिन यूनेस्को के नेटवर्क प्रोग्राम के तहत जो प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 12। ध्यान रखना, इंडिया में 18 है टोटल बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से यूनेस्को प्रोटेक्टेड जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कुल में कितने हैं, वो है 12। सेम चीज यहाँ पर सबसे पहला जो यूनेस्को ने प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पे बायोस्फीयर रिजर्व को नोटिफाई किया वर्ष 2000 में, ये था नीलगिरी। सेम चीज तमिलनाडु केरल कर्नाटक में इसका एक्सटेंशन है। इसके अलावा जो बाकी के जो बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को ने प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर नोटिफाई किए हैं, उनमें है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नौकरेक मेघालय में, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में। बड़ा निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बड़ा निकोबार वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। अचन कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, ये सब पहले हम पढ़ चुके हैं, बहुत जल्दी से ले रहा हूँ। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु और केरल में है। कंचनजंगा सिक्किम में है, और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि लास्ट में हमने नोटिफाई किया था इंडिया ने, वो मध्य प्रदेश में है। तो ये आप समझ लें कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें से यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर की संख्या कितनी है, 12 है। इन सब के बारे में आगे आने वाले समय में जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। आज बायोस्फीयर कितने हैं, किस तरीके से इनका जो नोटिफिकेशन होता है, इंडिया का जो बायोस्फीयर रिजर्व संख्या कितनी है, यूनेस्को प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, पहला
सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।